एवरीवन, वेलकम टू एस अच्छा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन पेपर ऑफ एमए इकोनॉमिक्स थर्ड सेमेस्टर। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है हमारे पास एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16 मार्क्स का है जो कि 2 मार्क्स में डिवाइड है, तो टोटल 8 क्वेश्चन हमारे पास है। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या है ये आपको डिफाइन करना है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है, ना ही कम लिखना होता है। कई बार बच्चे कम लिखते हैं तो उनको पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, ज़्यादा लिख देते हैं तो टाइम वेस्ट होता है। ओब्वियसली 2 मार्क्स का क्वेश्चन में अगर आप बहुत ज़्यादा लिखोगे तो 2 से ज़्यादा मार्क्स तो आपको कोई देगा नहीं। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे पास मान लीजिए ये हमारी आंसर शीट का पेज है, आप इसको हाफ कर लीजिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप 2 क्वेश्चन एक पेज पे आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सफिशिएंट होगा। अगर आप पूरा ही पेज 2 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में लगा देते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मार्क्स हमें 2 ही मिलेंगे। और अगर इससे भी कम लिखते हो ना तो फिर वो कम दिखता है। 2 मार्क्स में आपको कम से कम इतना तो लिखना चाहिए, बाकी आप समझदार हैं। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्या होता है? शूज़ की थ्योरम में बहुत अच्छे से हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्या होती है, मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन शूज़ ने बताया है कि कैसे होता है पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट इज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, कैपिटलिस्ट सेक्टर कौन सा होता है। नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होते हैं। यूनिट 1 में आया है रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर का क्या रोल है ये आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए रोल, इम्पोर्टेंस, मेरिट, डिमेरिट्स है ना, फीचर्स, तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें पॉइंट बनते हैं। ओके, और पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने का तरीका अगर मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूँ तो देखिए कैसे करते हैं। अगर पॉइंट्स वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको जो भी इंट्रोडक्शन देना है, ओके, जो भी आपको इंट्रोडक्शन देना है, मीनिंग लिखना है आपको, या डेफिनेशन हम कह सकते हैं, डेफिनेशन लिखनी है, ओके, वो लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, अगर हमसे मान लीजिए फीचर्स पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंस पूछे, कुछ भी पूछा है, फीचर्स ऑफ डैश टॉपिक, फिर उसको थोड़ा सा तो क्लाउड्स टाइप बना दीजिए या एक बॉक्स बना दीजिए। ओके, देन उसके बाद क्या करेंगे, आप जो पॉइंट्स हैं उनकी ओनली हेडिंग लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनके नाम। सबसे पहले सारे पॉइंट्स के नाम लिख देंगे, उसके बाद फिर 1 बाय 1 करके उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ये एक अच्छा तरीका है क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का, बजाय कि आप फीचर्स लिख के फर्स्ट पॉइंट डाला और उसको तभी एक्सप्लेन करने लग गए। इससे अच्छा है सबसे पहले सारे पॉइंट्स को लिख दीजिए एंड देन उनकी एक्सप्लेनेशन करिए, क्योंकि 16 मार्क्स में आपको अच्छे खासे पेज भरने होते हैं, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा आंसर को बड़ा करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट इज राइट अ डिटेल नोट ऑन रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर में जो रीजनल डिस्पैरिटीज है कि किस किस तरह की डिस्पैरिटीज हमको देखने को मिलती हैं एग्रीकल्चर में, उस पर आपको डिटेल नोट लिखना है। डिटेल नोट का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप बिल्कुल ऐसे पेज को भरते जाएं, कोई पॉइंट ना बनाएं, कोई उसका पार्ट ना बनाएं, इस तरह से नहीं। आप जितना क्वेश्चन को पॉइंट्स बना के या हेडिंग बना के एक्सप्लेन करेंगे, आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस उतने ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वैसे ही पेज भरा भरा बिना कोई हेडिंग के देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इकोनॉमिक्स में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने देखा हुआ है बच्चों को सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, थ्योरी रटते रहेंगे, डायग्राम उनको आता नहीं है। पेपर में बैठेंगे, डायग्राम की लाइन ही नहीं आएगी कैसे ड्रॉ करनी, फिर गलत डायग्राम बनाए आएंगे। जब डायग्राम गलत तो एक्सप्लेनेशन तो आप क्या ही करेंगे, तो उससे मार्क्स सबसे ज़्यादा कटते हैं। तो प्लीज़ डायग्राम आप अच्छे से 2-3 बार भी अगर अपने हाथ से निकाल लेंगे ना तो आप आराम से एग्जाम में बना पाएंगे। ओके, तो दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट 2 क्रिटिकली एक्सप्लेन लुईस मॉडल। लुईस मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में भी हम इसको पढ़ते हैं, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी लुईस का मॉडल पढ़ा जाता है।
क्रिटिकली एक्सप्लेन शूज़ थ्योरी। शूज़ थ्योरी की बात अभी ऊपर करके आए, शूज़ थ्योरी आ गई। शूज़ की जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरली इससे एग्जाम में आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। नेक्स्ट यूनिट 3, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्ट और फैक्टर रिलेशनशिप का आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसका मतलब मान लीजिए ये आपको 8 मार्क्स करके पूछा हुआ एक तरह से। ओके, अब इसमें एक और रिलेशन होता है फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये तीनों रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पीजेंट फैमिली फार्म क्या होता है और इक्विलिब्रियम कहाँ होता है कैपिटलिस्ट फॉर्म का। एफिशिएंसी क्या है और उसको मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं। राइट अ डिटेल नोट ऑन द साइज ऑफ द फर्म है प्रोडक्टिविटी डिबेट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि फार्म का साइज और उसकी प्रोडक्टिविटी पे हमेशा डिबेट रहते हैं। कोई कहता है कि जितना बड़ा फार्म का साइज होगा ना उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और कोई कहता है कि जितना ज़्यादा साइज कम होगा प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये एक डिबेट है। ओके, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस का पेपर। इसमें देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आए हैं। फैक्टर एंडोमेंट क्या होती है, इंटरनेशनल ट्रेड वेरी इजी, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड्स क्या होता है, लियोन्टिफ पैराडॉक्स क्या है, 2 इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ, बैलेंस ऑफ ट्रेड, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आप ये वाले देख रहे हैं, तो बेसिकली आप इसके आसपास के क्वेश्चंस का भी एस्टिमेशन लगा सकते हैं। और जो ये वाले क्वेश्चंस है ना, लिटरली आपका जो सिलेबस होता है विद इन सिलेबस ही आ जाते हैं। एक तो क्वेश्चन होता है जो हाँ भाई थोड़ा बहुत इधर उधर से आ गया और आपको ना पता हो, ठीक है। तो जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछा तो आपसे बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछ सकते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो फिक्स्ड वाला पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप कर सकते हैं। यूनिट नंबर 1, क्रिटिकली एक्सप्लेन कंपैरेटिव एडवांटेजेस थ्योरी। तो इसमें कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी एज यू नो कि रिकार्डो ने दी है, एब्सोल्यूट वाली एडम स्मिथ ने दी है, फिर हम एक्शरोलिन की थ्योरी पढ़ते हैं और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी पढ़ते हैं। ये देखिए हिक्सन एनालिसिस ऑफ फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। तो ये सारी थ्योरम इंटरनेशनल ट्रेड में जो पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस, यूनिट नंबर 3, व्हाट इज राइबिन्स्की थ्योरम। राइबिन्स्की थ्योरम क्या है, डिस्कस इट विद द इम्प्लीकेशन एंड क्रिटिसिज्म। राइबिन्स्की थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होती है, एक्सप्लेन देयर टाइप्स एंड यूजेस, वेरी इजी क्वेश्चन। टर्म्स ऑफ ट्रेड इसमें सिर्फ आपको याद करने हैं, फॉर्मूलेज हैं इसके, टाइप्स वगैरह, और उसके यूजेस क्या है। यूनिट 3, इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ एंड जनरल इक्विलिब्रियम। इसी तरह से पार्शियल इक्विलिब्रियम भी होता है। यस, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। यूनिट 4, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट डन अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो कैसे हम बीओपी को एडजस्ट कर सकते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। डिस्कस द बीओपी एडजस्टमेंट थ्रू डायरेक्ट कंट्रोल। नेक्स्ट पेपर हमारे पास इंडियन इकोनॉमी का शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आया है मनी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, एपीपी क्या है, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, लैंड रिफॉर्म्स क्या है, लाइफ टेबल्स क्या होती हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन करके थ्योरी है इसमें, जिसमें हम सारी पॉपुलेशन के स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं, कब बर्थ रेट ज़्यादा होती है, डेथ रेट ज़्यादा होती है, इट्स ऑल अबाउट इट। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, टोटल फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट इज यूनिट 1, एक्सप्लेन द नेचर एंड फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए इसमें फीचर आ गया, नेचर आ गया, तो इसमें वहीं आपको पॉइंट्स लिखने हैं। तो पॉइंट्स आप जैसे मैंने बताया है आप ऐसे लिख सकते हैं। डिस्कस इन डिटेल द परफॉर्मेंस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी। यूनिट 2, डिफाइन एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है। ये भी पॉइंट वाला क्वेश्चन है, तो अच्छे से अटेम्प्ट करना। राइट अ डिटेल नोट ऑन पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज बताई हैं उस पर डिटेल नोट आपको लिखना है। यूनिट 3, क्रिटिकली एक्सप्लेन द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ये ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है या माल्थेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, दीज आर वेरी वेरी फेमस पॉपुलेशन थ्योरीज। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, कैसी है हमारी इंडियन पॉपुलेशन बताइए। रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया,
and next is define capital market, explain the growth and problems of capital market. नेक्स्ट हमारे पास पेपर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट। एक बार का किस्सा मुझे याद है, हमारे सर ने हमें ये कह दिया था कि जैसे कि हमें मान लीजिए कि दिसंबर में पेपर देना है अपना, ओके, दिसंबर 2024 का पेपर देना है, तो सर ने कहा कि दिसंबर 2023 वाला पेपर देख लो और उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, जो क्वेश्चन आ गए उसे उल्टा कर लो, ठीक है, उससे उल्टा कर लो। यानी उसमें जो क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लीजिए कि एक यूनिट में 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, 4 टॉपिक है, 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, जो 2 इसमें आ गए उन 2 को छोड़ के और दूसरा 2 कर लो। एंड लिटरली 1-2 यूनिट में मैंने पर्सनली वो चीज़ ट्राई कर ली। मैं पूरा कभी भी नहीं छोड़ के जाती थी कि कोई भी मैंने यूनिट का पूरा ही टॉपिक छोड़ दिया हो, मैं एटलीस्ट उसको पढ़ के ज़रूर जाती थी अपने टाइम में। तो और जब हमने पेपर देखा तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, लिटरली वही क्वेश्चन आ गए थे। तो ऐसे हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्ट, सिर्फ हमें एक आइडिया ले सकते हैं इन क्वेश्चन पेपर से कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ओके। बाकी किस्मत पे बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले जाओ और आपका क्वेश्चन आ भी जाए तो बढ़िया बात है। एक बार हम 16 मार्क्स के क्वेश्चन का रिस्क ले गए थे और सच में पूरी यूनिट में से हमें दोनों में से एक भी क्वेश्चन नहीं आता था, पूरी क्लास के साथ हुआ था। तो मैं तो आपको पर्सनली यही सजेशन दूंगी कि एक यूनिट में से आप एक क्वेश्चन को लीव कर सकते हैं, एक क्वेश्चन तक का रिस्क ले सकते हैं, एक टॉपिक तक का, बाकी रिस्क लेने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मनी, फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी हमने ऊपर पढ़ा है, वेरी बेसिक। एंड सच में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ एक बेसिक कंसेप्ट है जो एज अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, ओके। लॉन्ग पीरियड क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, CRR एंड बैंक। यूनिट नंबर 1, डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फाइनेंशियल सिस्टम कैसे ग्रोथ करता है, ऑब्वियसली अभी हमारे डेवलपमेंट में फाइनेंशियल सिस्टम का काफ़ी रोल है। एक्सप्लेन द फंक्शन एंड रोल ऑफ मनी इन मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया। तो इंडिया जैसी कंट्री में रोल ऑफ मनी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क क्या होता है, उसके टाइप्स बताने हैं, शॉर्ट नोट लिखना है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ की रिलेशन बताया कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा रिटर्न उतना ज़्यादा होगा, रिस्क जितना कम रिटर्न भी उतना कम, दैट इज़ अ ट्रेड ऑफ। क्राइटेरिया टू इवेल्युएट एसेट, किसी भी एसेट को आप कैसे इवेल्युएट करोगे, इसका क्राइटेरिया। एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। यूनिट 4, सेंट्रल बैंक क्या है और उसके फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्रीज। पब्लिक इकोनॉमिक्स, फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या है, निःशुल्क सवारियों की समस्या, जो फ्री राइडर बने घूमते हैं, पब्लिक गुड्स का बिना कुछ पे लुफ्त उठाते हैं। मिक्स्ड गुड्स क्या होती है, इसके साथ ही हम एक मेरिट गुड्स भी पढ़ते हैं, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता था, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी आप कर लेना। इलास्टिसिटी ऑफ टैक्सेशन क्या है, एड वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक टैक्सेस। परफॉर्मेंस बजटिंग, व्हाट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। इसी तरह से आपसे इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन भी पूछा जा सकता है और अफेक्ट ऑफ टैक्सेशन भी पूछ सकते हैं। वोटिंग सिस्टम क्या होता है, प्योर पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, इसी तरह से प्योर प्राइवेट गुड्स आपसे पूछ सकते हैं। डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ फिस्कल फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट, ब्रिंग आउट देयर इकोनॉमिक रैशनली। आपको पता है गवर्नमेंट के फिस्कल फंक्शंस कौन से होते हैं, एलोकेशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्टेबलाइजेशन फंक्शन, दैट इज द 3 बेसिक फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट। गिव व्यू ऑफ मस्ग्रेव, मस्ग्रेव की बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक गुड्स पे उनका व्यू है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन, तो इसका पूरा प्रोसेस बताना है और बजट वाली यूनिट है ये पूरी। व्हाट डू यू मीन बाय बजट, एंड इंडिया में बजट कैसे प्रिपेयर और कैसे पास होता है। लिटरली जो बजट हम देखते हैं सच में उसको प्रिपेयर करने में 1 साल ही लग जाता है, हर डिपार्टमेंट अपना बजट देता है, फिर वो किसी और के पास जाता है, इट इज़ अ होल प्रोसेस और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 3, क्रिटिकली इवैल्यूएट हाइपोथेसिस ऑफ पी कुक वाइजमैन ऑफ इंक्रीजिंग
पब्लिक एक्टिविटीज़। तो स्टेट की एक्टिविटीज़ बढ़ने का पीको वाइजमैन का पूरा हाइपोथेसिस है कि कैसे उससे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है एंड ऑल दिस। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के कैसे इफेक्ट्स हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। यूनिट 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वेरी इजी। देयर इज अ ग्रेटर डिपेंडेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द रेवेन्यू इन डेवलपिंग कंट्रीज। ऑब्वियसली इसका रीज़न बहुत ही क्लियर है। इंडिया जैसी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज क्यों इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ज़्यादा डिपेंड करती है रेदर देन डायरेक्ट टैक्स? क्योंकि वो डेवलपिंग इसलिए ही है क्योंकि वहाँ के लोगों की पर कैपिटल इनकम कम है, यानी वहाँ पे टैक्स देने वाले लोग कम हैं। जब डायरेक्ट टैक्स तो इनकम टैक्स ही लगा लीजिए आप, जब लोगों की इनकम ही इतनी नहीं है तो इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स इतना ज़्यादा कहाँ से आएगा? दैट्स वाई जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है। एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो सब पे लगता है और सरकार के रेवेन्यू का एक अच्छा खासा सोर्स है। What do you mean by ability to pay? Discuss the various methods of its measurement. तो ability to pay प्रिंसिपल यही कहता है कि जिसकी जितनी टैक्स देने की एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उससे टैक्स लेना चाहिए। अब इसको मेजर करने के अलग अलग मेथड्स हैं, वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पेपर है डिजास्टर मैनेजमेंट का। बेसिकली अब तक जो आपने देखा है वो यही देखा है कि 2 मार्क्स में एक आपको टॉपिक दे दिया जाता है और उस पर आपको लिखना होता है, ओके, 8 से 10 लाइन। लेकिन इसमें क्या हुआ था, इसमें आपको MCQs दे दिए गए थे जो कि 2 मार्क्स ही कैरी करता है, यानी आपको पूरा 2 मार्क्स पे लाइंस लिखने के बजाय जस्ट आपको एक ऑप्शन क्लिक करना है ना, और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। मैंने आपके लिए इसके आंसर्स भी रेडी करके रखे हैं, ओके, जिससे आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे और आप जल्दी रिवाइज कर सकेंगे। Which phenomena is characterized by the sudden release of stress along a fault line resulting in ground shaking? So the answer is earthquake. What is the purpose of flood control measure to reduce flood damage? Very easy. ये तो आपको नहीं है कोई आइडिया तो भी आप कर सकते हो, very easy. Type of volcano is characterized by gentle, non-explosive eruptions and a bold, flat shape. Answer is shield volcano. Recovery and rehabilitation includes which of the following? Reconstructing new buildings. Which region in India is worst affected by landslides? तो आपको ये एरिया पूरा याद रखना है। कौन सा एरिया? हिमालयाज इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस। The rhythmic rise and fall of ocean water twice a day is called as tide. In which layer of earth do natural earthquake occurs? तो कौन सी अर्थ की लेयर पे आते हैं? लिथोस्फेयर पे। To measure the intensity of tornadoes, we use Fujita scale. So next हमारे यूनिट 1 शुरू हो गई है, तो इसमें आपको डिस्क्राइब करना है ब्रीफली द डिफरेंस बिटवीन रैपिड ऑनसेट एंड स्लो ऑनसेट डिजास्टर्स कौन सी होती हैं। आई होप आपको ये पता होगा रैपिड ऑनसेट एंड स्लो ऑनसेट डिजास्टर कैसे होते हैं, उसमें आपको डिफरेंस करना है। व्हाट आर द क्लाइमेटोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू क्रिएशंस ऑफ जियो हैजार्ड। नेक्स्ट इज यूनिट 2 एक्सप्लेन द कॉजेज एंड हैजार्ड एसोसिएटेड विद फ्लडिंग। फ्लड वाला डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ फ्लड फोरकास्टिंग, कैसे हम फ्लड को फोरकास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। What is the scale used to describe the intensity of cyclone? Cyclones क्या होते हैं, उनका nature, structure, everything you have to explain. Next is unit 3. What is the role of United Nations in coordination with humanitarian emergency assistance? What are the hazards associated with landslide? Discuss the factor which increase the risk of landslide occurrence. तो landslide को कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं और फैक्टर बनती हैं लैंडस्लाइड होने की। तो देखिए इसमें 3 यूनिट्स हैं। तो क्या सिस्टम था, क्वेश्चन पेपर जो है वो 80 मार्क्स का ही था, बट इसमें थोड़ा सिस्टम अलग था। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के उसके 16 मार्क्स हो गए। उसके बाद ये 3 यूनिट है, अगर आप 3 क्वेश्चन यहाँ से करोगे तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं ना, 16 5 × 80 होता है। तो ये 4 क्वेश्चन तो बन गए, मैंने बता दिया। अब 16 मार्क्स में क्या है, जो ये आपको 3 यूनिट दी हुई है ना, इन तीनों यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करने के बाद जो बचा हुआ एक क्वेश्चन है वो आप किसी भी यूनिट का उठा के एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो।
इसका मतलब आप चाहे इस यूनिट के, चाहे यूनिट 2 के, चाहे यूनिट 3 के, तीनों में से किसी के भी कोई भी 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो सिंपल वर्ड्स में, समझे? उस एक यूनिट को छोड़ के बाकियों के एक एक ही करने हैं, तो हो गए आपके 16 मार्क्स के 5 क्वेश्चन और बन गए 80 मार्क्स। सो दैट्स वाज द सिस्टम। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एसजे अर्शला। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe SJ Archala. Have a nice day. God bless you.